नमस्कार, बिग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुदेश नैन। हरियाणा में बीजेपी इन दिनों में रार छिड़ी हुई है। जाट आरक्षण पर बीजेपी में पहले से ही दो फाड़ है। अब राव इंद्रजीत सिंह पर भी पार्टी में रार छिड़ गई है। लड़ाई इस बात को लेकर है कि अहिरवाल में बीजेपी को जीत किसने दिलाई। राव समर्थक दक्षिण हरियाणा में बीजेपी की जीत के लिए राव का डंका पीट रहे हैं, लेकिन बीजेपी का पुराना कैडर इससे इत्तेफाक नहीं रखता। बीजेपी नेता इस जीत को संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बता रहे हैं। खैर, बीजेपी में जंग तो चुनाव के बाद से ही चल रही, लेकिन अब ये लड़ाई जग जाहिर हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी में शामिल हुए नए नेता और पुराने नेताओं में तालमेल नहीं बन पा रहा। बिग बुलेटिन में बहस आज इसी पर करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की लहर आएगी। अच्छा है 5 बार से विधायक रहे हो, रेवाड़ी के 3 बार से मेहनत करके रहे हो, चाहे वो अकेली से 3 दफा के विधायक रहे हो, सभी को वो धरती जता दी और भारतीय जनता पार्टी का झंडा इस प्रकार बुलंद किया कि हमारी पार्टी ने पूरे बहुमत के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का राज स्थापित किया। अगर वो किसी प्रकार की कोई देन है तो मैं रणजीत सिंह जी को कहना चाहूंगा, वो अगर दक्षिणी हरियाणा में देन है तो भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता राव इंद्रजीत सिंह जी की देन है। सुना आपने, क्या कह रहे हैं मनोहर लाल के मंत्री विक्रम यादव। अब अंदाजा लगाइए बीजेपी में चल क्या रहा है। मंत्री के बोल बेलगाम हुए तो हरियाणा बीजेपी के मुखिया का हाथ माथे पर गया, लेकिन माथा पीटने से क्या होगा। मंत्री जी बोल गए तो बोल गए। मनोहर के एक मंत्री ने अहिरवाल की जीत का श्रेय राव इंद्रजीत को क्या दिया। दूसरे मंत्री को ये हजम नहीं हुआ और बोल दिया कोई गलतफहमी ना पालें। आज यदि देश के अंदर सरकार बनी है वो किसी राव इंद्रजीत सिंह की वजह से नहीं बनी है। हरियाणा में सरकार बनी है कोई किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं बनी है। ये सभी कार्यकर्ताओं का सामूहिक खून पसीने की मेहनत थी। हरियाणा की जनता का आशीर्वाद था। हरियाणा की जनता को विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी नजर आई और दक्षिण हरियाणा का मतदाता बड़ा जागरूक मतदाता है। उन्होंने राव इंद्रजीत जी के लिए, कृष्ण बेदी के लिए या किसी अन्य के लिए वोट नहीं दिया। उन्होंने हरियाणा की तरक्की और उन्नति के लिए वोट दिया है और इसलिए हमें किसी को भी किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। वो भी व्यक्ति संगठन से कभी ना बड़ा हुआ है ना बड़ा होगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए 10 महीने बीत चुके हैं और बीजेपी अब तक इस उलझन में है कि अहिरवाल के आंगन में कमल कैसे खिला। बीजेपी में इन दोनों राव इंद्रजीत पर रार छिड़ी है। राव समर्थक दक्षिण हरियाणा में राव की जीत मान रहे हैं, लेकिन बीजेपी का पुराना कैडर राव के रुतबे से इत्तेफाक नहीं रखता। क्षेत्रवाद की राजनीति थी और उस राजनीति के कारण से हरियाणा का जितना बड़ा नुकसान हुआ, उसके कारण से उन सारी बातों से दुखी होकर के वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे। मेरा ये मानना है कि जो जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को पूरे हरियाणा प्रदेश में, वो ऐसे सब नए और पुराने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके कारण से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। देखिए, कहीं कोई जंग नहीं छिड़ी हुई है और सब बहुत तालमेल से रह रहे हैं और जो हमारी सरकार रही है ये सभी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, पार्टी की, नीति रीति की, सबकी मिली जुली जीत है। किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति का ज़्यादा प्रभाव होता है, किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति का ज़्यादा प्रभाव होता है। तो ये इनिशिएटिव लेना कि किसी के व्यक्ति के आधार पर, तो ये सब का सामूहिक जीत होती है। अगर जब कोई पार्टी जीतती है तो सभी कार्यकर्ता उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, तभी जाकर के पार्टी की जीत होगी। विक्रम यादव के बयान पर विवाद शुरू हुआ तो अब अभिव्यक्ति की आजादी का राग अलापा जा रहा है। मंत्री की अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, ये खुश करने के लिए भी हो सकती है और ये उनका अपना अनुमान भी हो सकता है। मेरा ये मानना है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है।
मान लिया बीजेपी में अभिव्यक्ति की आजादी है, ये भी मान लिया हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मंत्री जी जब मंच पर बोलें और तेवर तल्ख हो तो जाहिर है बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ राव के समर्थक तो एक तरफ बीजेपी का बाकी कैडर। शायद अब बीजेपी भी कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। ईटीवी न्यूज हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन राजेंद्र के साथ अंकित दुदानी। तो राव इंद्रजीत सिंह को लेकर बीजेपी में रार शुरू हो चुकी है। अलग अलग नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं हमारी चर्चा में। गोविंद ठुकराल जी समाज के सलाहकार हमारे साथ, इसके अलावा कृष्णमूर्ति हुड्डा जी प्रवक्ता कांग्रेस, ये हमारे साथ रोहतक से जुड़े हैं। इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता सतीश नांदल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, प्रोफेसर गुरमीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से हमारे साथ इस वक्त कोई मेहमान नहीं। हमने वीर कुमार यादव जी को बहस में हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया, लेकिन वो नहीं आए। यानी किस नाम की वीरता है? वीर नाम रखवा लिया लेकिन वीरता उनकी नहीं दिख पाई। बीजेपी के अंदरूनी कलह पर हम आज बहस करें, लेकिन आज बीजेपी की तरफ से कोई भी मेहमान हमारे साथ नहीं जुड़ा है। बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी के बीच में आज सब कुछ सही है? जो नेता ठीक चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, क्या उन नेताओं के साथ सरकार में बैठे बाकी बीजेपी के नेताओं के तालमेल सही है? बड़ा सवाल यही है और बहस की शुरुआत करते हैं। बीजेपी का पक्ष नहीं आज आपको दिखा पाएंगे, लेकिन बहस बीजेपी पर ही हम करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या वाकई में जो नेता दूसरी पार्टियों से विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हुए थे, उन नेताओं के बीच में और बीजेपी के पुराने नेताओं के बीच में तालमेल नहीं हो पा रहा? देखिए, बीजेपी का सिस्टम कुछ अलग है। बीजेपी के अंदर आरएसएस का जबरदस्त प्रभाव है जी। यहां बगैर आरएसएस के पत्ता नहीं हिलता। जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के लोग बीजेपी में चले गए, जैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह है, राव इंद्रजीत सिंह है, धर्मवीर है, रमेश कौशिक है, ये लोग अनफिट हैं यहां की पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि ये आरएसएस से जुड़ नहीं सकते इस उम्र में, और बगैर आरएसएस के जुड़े इनके काम नहीं होंगे जी। अब विक्रम ठेकेदार ने जो कहा है, मैं समझता हूं बहुत हद तक ठीक कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह बहुत बड़े लीडर हैं। कांग्रेस में थे तो उनका बहुत बड़ा कद था, केंद्रीय मंत्री रहे, स्टेट में भी मिनिस्टर रहे, 2 बार मिनिस्टर रहे, और दक्षिण हरियाणा में उनके फादर राव बीरेंद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर भी रहे, केंद्र में 2 बार मंत्री रहे, और बहुत बड़ा कद था राव बीरेंद्र सिंह जी का। और उनके बेटे हैं ये, इनका बहुत बड़ा कद था, और इन्होंने चुनाव के दौरान एक इस प्रकार का प्रचार कर दिया कि दक्षिण हरियाणा के साथ अन्याय हुआ है और मैं अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूं। और अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते इन्होंने ऐसा महसूस लोगों को करा दिया कि मैं पार्टी से इस्तीफा तक दे रहा हूं। तो इससे वहां के लोगों की सहानुभूति जुड़ गई, और पहले कभी भारतीय जनता पार्टी की वहां एक तो या 2 सीट आपकी तरफ से माना जा रहा है कि हरियाणा बीजेपी को जो अहिरवाल में जीत मिली है वो राव इंद्रजीत सिंह के चलते मिली है। सतीश नांदल जी इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़े। सतीश नांदल जी, बीजेपी में राज शुरू होगी, राव इंद्रजीत सिंह अपनी पहले से ताकत दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए सुदेश जी, बीजेपी का जहां तक ताल्लुक है, आप एक बात मान के चलिए, एक फल होता है संतरा, हम उसका प्रयोग करते हैं, सभी उसको खाते हैं। संतरे का कवर आप देखेंगे वो बीजेपी नजर आएगी। जब उसका ऊपर से छिलका उतारा जाएगा उसमें एक झिल्ली नजर आएगी, अलग अलग तरह के उसके सब भाग आपस में मिले नजर नहीं आएंगे। उसमें कई कांग्रेस से बागी नजर आएंगे, कई इनेलो के बागी नजर आएंगे, कई राव इंद्रजीत जी नजर आएंगे, कहीं आरएसएस से समर्थित कैंडिडेट नजर आएंगे, कहीं पैसे देकर टिकट लेने वाले कैंडिडेट नजर आएंगे। तो ये सारे के सारे वैचारिक मतभेद हैं, और ये जनता के सामने उस टाइम भी आए थे जिस टाइम ये मुख्यमंत्री का पद इन्होंने श्री खट्टर जी को दिया था। अब जहां तक राव इंद्रजीत जी की बात है, कृष्णमूर्ति जी कह रहे थे
कि बड़े बाप के बेटे और बड़े नेता हैं। इसके साथ साथ एक बात और भी जुड़ती है कि ये पहले स्टेट में मंत्री रह चुके, सेंटर में कैबिनेट के मंत्री, स्टेट मंत्री पहले भी थे और अब भी हैं। इनकी जिज्ञासा मुख्यमंत्री बनने की थी, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये स्वाभाविक सी बात है, ये बातें उभर के सामने आएंगी। पीछे एक डिनर डिप्लोमेसी का मामला चला था कि वो अपने दक्षिण हरियाणा के विधायकों को, मंत्रियों को डिनर देने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उसमें बीच में कुछ पंगा डाल के ताकत दिखाने की कोशिश डिप्लोमेसी को खत्म इस पर भी आएंगे। बीजेपी का पक्ष हम दर्शकों को नहीं बता पा रहे क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई नेता इस वक्त हमारी बहस में मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार, हमारे संपादकीय सलाहकार गोविंद ठुकराल जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ गुरमीत सिंह जी भी, उनके पास चलेंगे। गोविंद ठुकराल जी, आप बताइए इस वक्त में इस मुद्दे का उठना किस तरीके से देखें, क्या मायने निकालें कि जब विक्रम यादव सीधे सीधे बोलते हैं कि जो अहिरवाल में बीजेपी को जीत नसीब हुई है उसका पूरा श्रेय तो राव इंद्रजीत सिंह को जाता है। उससे पहले डिनर डिप्लोमेसी आपने देखी थी, ये कोशिशें क्या हो रही है प्रदेश की राजनीति में? देखिए, अगर इलेक्शन से पहले जाएं तो बीजेपी को अगर ये विश्वास था कि वो अपने कार्डर आरएसएस के बेसिस पे, अपने काम के बेसिस पे जीत जाएगी, तो फिर उनको राव इंद्रजीत सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह और बाकी लीडर लोकदल से, बाकी जगह से लेने की जरूरत नहीं थी जी। उनको ये विश्वास था कि इन लोगों के आने से हमारी एक साख बन जाएगी, ये लोग बड़े कद के लीडर हैं, इनको वोट मिलेगी, हमें भी वोट मिलेगी, और ये हुआ भी है। बीजेपी की आज की जीत अकेली बीजेपी की काडर की, बीजेपी का ऐसा कौन सा काम था हरियाणा में जो उन्होंने किया था? ये तो 4 एमएलए थे इनके, 5 से ज्यादा हुए नहीं। 1-2 कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल हुए थे जूनियर पार्टनर के तौर पे। कभी भी अपने बलबूते पे बीजेपी ताकत में नहीं आई, सत्ता में नहीं आई, ये पहली बार हुआ है। अब इनको सोचना चाहिए कि जो लोग इनकी सेंट्रल लीडरशिप सोचती है, उन्होंने 2 मंत्री बना रखे हैं, राव इंद्रजीत भी मंत्री हैं और राव अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह मंत्री है। अब सवाल ये है कि ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, इसको हजम नहीं होते जो बाहर से लोग आएंगे, वो बाहर के लोग जो है आरएसएस के साथ चल नहीं पाएंगे। आपको याद होगा चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पंचायतों के बारे में जो कहा था कि अगर हमें बहुत मान है इस बात पे, बहुत हम गर्व करते हैं, तो चुनाव आप इलेक्शन पंचायत के अपने सिंबल पे लड़ के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हमारी जगह है हरियाणा के गांव के क्षेत्रों में। सवाल ये है, अगर ये इतने ताकतवर थे तो इनको लेने की जरूरत नहीं थी। जब ले ली है तो उनको डाइजेस्ट करें, समझें, उनकी इज्जत करें। अब राव इंद्रजीत सिंह ने एक काम किया कि उन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक बेंच होना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय लॉ मिनिस्टर से चिट्ठी भी लिखवा दी, चीफ जस्टिस को, पंजाब के चीफ जस्टिस, और उन्होंने एक जजेस का बेंच मुकर्रर कर दिया कि ये फैसला करेंगे कि बेंच बनाना है या नहीं बनाना है। अब देखिए, ये राजनीति इस किस्म की होती है। अगर उनको कंसर्न है कि दक्षिण हरियाणा में एक हाईकोर्ट की एक पीठ होनी चाहिए, तो उन्होंने ये काम कर लिया। हो जाएगा तो उनकी वाह हो जाएगी अपने आप। सवाल ये है कि वो इश्यूज पे बात करते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी करते हैं। अब इनके कद अभी के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं उनके बराबर के कद तो है ना, कम से कम जी, तो आप उनकी इज्जत। लेकिन गुरमीत जी आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्या सिर्फ ये अनदेखी उनको अखर रही है और अब अपने सहयोगी के माध्यम से वो ये कोशिश में है कि अपनी ताकत दिखाई जाए किसी भी तरीके से? जिस तरीके से यादव ने बोला, खुलकर बोला, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वहां पर बैठे हुए थे, एक कोशिश थी, एक संदेश था कि जाए कि राव इंद्रजीत सिंह अभी नाराज हैं, गुड़गांव को स्मार्ट सिटी बनाना था उनकी एक इच्छा थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। इसके जो विकास की बातें थी वैसी नहीं हो पाई जैसे उनको पहले कहा गया, और राव इंद्रजीत सिंह के बजाय चौधरी वीरेंद्र सिंह को ज्यादा अहमियत दी जा रही पार्टी में। उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया गया लेकिन आरती राव को टिकट नहीं दिया गया। तमाम ऐसी बातें हैं, जबकि अहिरवाल में बहुत सारी टिकटें इन्हीं के दम पर जीत कराई है बीजेपी। नहीं, देखिए, जैसे ठुकराल साहब ने भी कहा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राव इंद्रजीत उस क्षेत्र में जितने नेता अभी हैं उनमें उनका नाम सबसे ज्यादा है और उनकी छवि भी कमोबेश साफ है। कोई डायरेक्ट उन पे कभी किस तरह का कोई आरोप भी नहीं लगा। सीधी सी बात है कि उनको सरकार बनते ही मोदी साहब की पहले स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया। वीरेंद्र सिंह की तो बाद में मंत्री बने और आपकी बात ठीक है कि वो कैबिनेट हो गए और उनका महकमा भी बढ़ा है, लेकिन राव इंद्रजीत जी को भी पहले मंत्री बनाया गया, तो तवज्जो तो इसीलिए दी गई। बाकी एमपी, और जहां तक एमपीज की बात है, कुछ नाम जैसे ठुकराल साहब ले रहे थे, बाकी भी अगर आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो चाहे धर्मवीर हो या रमेश कौशिक हो या और भी जो उम्मीदवार थे, वो सब लोग उस समय ये कह रहे थे कि वो इम्पोर्टेड उम्मीदवार है, बाहर से लाए गए, वो इनके पास अपने उतने बड़े नेता नहीं थे। उसके बावजूद अब जो 2 मंत्री हैं वो भी दोनों वही हैं जो कांग्रेस से आए हैं।
वीरेंद्र सिंह जी भी और ये भी। तो ये बात तो फैक्चुअल है ही। दिक्कत जो मुझे भारतीय जनता पार्टी में लग रही है, देखिए कल भी हम एक सुदेश आपके यहाँ बुलेटिन में ही चर्चा कर रहे थे बयानों पर, वो तो चलिए एक पार्टी के लोगों ने दिया, दूसरे ने रिएक्ट किया। अब आज मैं बहुत हैरान हूँ कि अपनी ही पार्टी के मंत्री यानी राज्य के मंत्री ये कह रहे हैं कि किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए, जीत इसके कारण हुई उसके कारण हुई। अगर एक मंत्री ने बयान दे भी दिया किसी सभा में तो उसमें अपनी ही पार्टी के लोगों को सार्वजनिक रूप से अगर आप अपने ही केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आलोचना करेंगे तो वो शोभा नहीं देता। और भारतीय जनता पार्टी के पास ये जो हम सीट आप खाली दिखा रहे हो शायद इसीलिए है कि उनके पास इसकी कहने के लिए कुछ है नहीं। अदरवाइज अगर एक मंत्री ने बयान दिया कल तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, उस पर अगर आपकी अपनी पार्टी के बारे में पूछा जा रहा है तो आप उसको अनदेखी भी, मीडिया तो जाके पूछेगा। अगर एक दूसरा सवाल ये भी उठता है यहाँ पर गोविंद ठुकराल जी की कौन से संगठन की बात करें बीजेपी नेता, कौन सा संगठन था इनका विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? अगर संगठन होता तो क्या पिछले चुनाव में ऐसी हालत होती बीजेपी की? बीजेपी के पास अभी भी संगठन नहीं है। उनको ये वहम हो रहा है, उनको ये एक ख्वाब आ रहा है कि हम बहुत पावरफुल हैं, हमारे गांव में बहुत जगह है, हमारे शहरों में। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी उन्हें 5 साल लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, इन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके ये अपनी कोई रूट्स, अपनी कोई जड़ बना सकेंगे। अभी हरियाणा में बीजेपी की ऐसी कोई जड़, ये तो कांग्रेस के खिलाफ एक रोष था, एंटी इनकम्बेंसी थी 10 साल की, उसके खिलाफ एक वोट जानी थी और ओम प्रकाश चौटाला जेल में थे और इनका काम बन गया। अगर ये चीजें ना होती, अगर ओम प्रकाश चौटाला और लोकदल वो बाहर होते और लड़ाई लड़ते तो इनका काम बहुत मुश्किल था। बिल्कुल ये इनको सोच लेना चाहिए। ये इनके लीडर्स को एक वहम हो गया है। अब रामकुमार यादव नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्यों नहीं? कहने के बावजूद कि मैं आ रहा हूं, उसके बाद नहीं पहुंचे, क्या वजह उसकी? लगता है बीजेपी के पास कहने को कुछ बचा नहीं है कि अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में क्या बयान दे। संगठन की बात करते लेकिन संगठन का सबको पता है कि अभी भी संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना बीजेपी सोच रही है। और ये बात वीरेंद्र सिंह भी कह गए, अगर आपका संगठन इतना मजबूत आप मानते हैं तो फिर पंचायत चुनाव अपने सिंबर पर लड़े। यानी उन्हीं के नेता अगर इस तरीके से बयानबाजी करते तो बड़ा सवाल अपने आप में उठ जाता है पार्टी के भीतर चल क्या रहा है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ लगातार बने हुए। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपकी पार्टी में रहते हुए वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह आपकी पार्टी के नेताओं के लिए सरदर्द बने हुए थे, अब बीजेपी में चले गए। वहां पर भी उनका यही आरोप है कि क्षेत्रवाद की राजनीति हो रही है, उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। लेकिन क्या आने वाले वक्त में ये जो रार है और ज्यादा बढ़ सकती है? क्योंकि आप करीबी रहे हैं उनके, आप जानते हैं कि वो किस तरीके के राजनेता हैं और अपनी मांगों को कैसे उठाते हैं मंच पर या फिर पार्टी के भीतर ही। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरे साथ दोनों मंत्री रहे हैं 1991 में चौधरी भजनलाल की सरकार में, और हम दोनों यूथ मूवमेंट से इकट्ठे पॉलिटिक्स में आए थे और हमने इकट्ठी राजनीति की है। राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह लोगों को ये कह के आए हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, चौधर लेके आएंगे। एक ने जींद जिले में बांगर की चौधर का लोगों को आश्वासन दिया था, एक ने दक्षिण हरियाणा की चौधर का आश्वासन दिया था। आज अगर वो चौधर नहीं लेके आते तो लोग उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो राव इंद्रजीत ने जो डिनर डिप्लोमेसी की थी तो वो केवल इसलिए की थी कि एक प्रेशर बिल्टअप करना था। आज राव इंद्रजीत सिंह और वीरेंद्र सिंह दोनों चील जैसे गिद्ध की नजर होती है ना, वो उसी तरह वो देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को। जैसे उनको मौका मिलेगा वो कुर्सी हड़पना चाहेंगे। बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ऊपर से ठीक नजर आ रहा है। सतीश नांदल ने बिल्कुल ठीक किया कि संतरे की तरह है, जब तक संतरे की ऊपर से छिलका उतर जाएगा तो सब कुछ अलग अलग नजर आएगा। आज कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आज इनके मेंबर पार्लियामेंट कुछ कह रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं। तो ये ठुकराल साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी का संगठन इतना मजबूत नहीं है। हरियाणा के अंदर बीजेपी बिखराव की ओर जा रही है। थोड़े दिन के अंदर देखना, अभी तो 10 महीने हुए हैं, जो जो टाइम जाएगा ये इनके लोग आपस में लड़ेंगे ये, और इनकी हालत वो इतनी खराब होनी है कि जो 2009 में या 2005 में इनकी स्थिति थी 2019 में वही स्थिति में आ जाएंगे ये। आज इनका ग्राफ बढ़ नहीं रहा है, इनका ग्राफ नीचे घट रहा है। तो कुल मिलाकर आपका ये दुखी है। कुल मिलाकर आपका ये आरोप है कि जो छात्रों को लैपटॉप देने का वो नहीं पूरा किया, बागी हुए थे दूसरी पार्टियों से, वो कुनबा बना लिया, जीत हासिल कर ली, लेकिन अब पचा नहीं पा रहे हैं, तालमेल नहीं बैठ पा रहा। और
राव इंद्रजीत सिंह खुलकर सामने आ चुके कई दफा, चाहे रेवाड़ी का मंच हो या फिर गुड़गांव को स्मार्ट सिटी ना बनाने के बाद उनका बयान हो, उमेश अग्रवाल के साथ उनकी मुलाकात हो, फिर डिनर डिप्लोमेसी की बात हो, तमाम बातों से जाहिर होता है कि बीजेपी के भीतर नए पुराने नेताओं के बीच में तालमेल नहीं हो पा। लेकिन इस वक्त ये जिक्र क्यों उठा है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या संकेत देती है आगे की राजनीति बीजेपी में नेताओं के बीच में? क्या सब कुछ ठीक नहीं और कब तक ये ऐसा चलता रहेगा? छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर बिग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहस करें राव पर रार को लेकर। राव इंद्रजीत सिंह पर रार बनी है बीजेपी में। लग रहा है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। एक बार फिर मुद्दा उठा कि अहिरवाल में जीत आखिर दिलवाई किसने। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह के बेहद करीबी लोग ये कहने लगे हैं कि अहिरवाल में बीजेपी को जो जीत नसीब हुई है उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है राव इंद्रजीत सिंह को। लेकिन पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर कुछ ऐसे नेता भी हैं जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने साफ कहा कि संगठन की वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से ही बीजेपी को अहिरवाल पे जीत नसीब हुई है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से वीर कुमार यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब उनसे इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी का पक्ष जानेंगे। वीर कुमार यादव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपसे जानना चाहते हैं इस वक्त दक्षिण हरियाणा में बीजेपी की जीत का मुद्दा आखिर उठा क्यों, और इस तरीके से आपकी पार्टी के नेता खुलकर बयानबाजी क्यों करने लगे हैं? एक तो सुदेश जी, मैं बहुत ही विनम्रता से आपसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने कहा कि हम नहीं पहुँच पा रहे, वास्तव में किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मैं थोड़ा डिले हो गया था। भाजपा पूरी तरह से आज भी एकजुट है। भाजपा में कहीं कोई रार नहीं है, कोई तकरार नहीं है। आप जो ये एपिसोड दिखा रहे हैं, संयोग से और सौभाग्य से उस दिन मैं भी उस मंच पे उपस्थित था। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष के सामने आपके राज्य मंत्री को क्या नौबत आ गई कि ऐसा कहना पड़े कि अहिरवाल में जीत मिली है राव इंद्रजीत सिंह की वजह से? लेकिन मैं वही थोड़ा स्पष्ट कर दूं, मुझे क्योंकि मैं लेट आया हूं तो थोड़ा सा मुझे आप समय दीजिए। पहली बात तो ये है कि कभी कभी कार्यकर्ता अति उत्साह में और अपने नेता के प्रति कुछ इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की चर्चा कर जाता है, लेकिन उनकी मनसा, उनका तात्पर्य, उनका अभिप्राय जो शायद हम और आप समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी इस प्रकार का होता है। दूसरा, आपने कहा राव समर्थक मुखर हो रहे हैं, ये एक संयोग कह सकते हैं कि विक्रम जी ने एक बात की है, अदरवाइज कहीं इस प्रकार की किसी नेता ने, किसी व्यक्ति ने, किसी लेकिन जब राव इंद्रजीत सिंह ने डिनर रखने की बात कही तो फिर हलचल क्यों मची? मुख्यमंत्री को डिनर पे क्यों बुलाना पड़ा विधायकों को? क्या उस वक्त तकलीफ में नहीं आ गई थी आपकी सरकार? सुदेश जी, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि इस समय भी देखिए राव इंद्रजीत का क्या पक्ष, वो क्या कह रहे हैं। बेटर होता कि आज आप राव इंद्रजीत सिंह से पूछ लेते उनका क्या पक्ष है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ वो भी इस बात से पूरी तरह असहमत होंगे। कोई भी बेटा माँ से बड़ा नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी हमारा पैतृक संगठन है। कोई व्यक्ति भी, यानी राव इंद्रजीत साहब बात करेंगे तो वो भी डिनाई नहीं करेंगे कि हाँ पार्टी बड़ी है, संगठन बड़ा है। हाँ, ये ठीक है कि राव इंद्रजीत सिंह बहुत बड़े नेता हैं, अहिरवाल में उनका बहुत ऊंचा कद है, निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ा है, कोई दो मत नहीं, और हर व्यक्ति और नेता का पड़ता है। शायद आपको ध्यान होगा एक संदर्भ आया था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कि मोदी जी पार्टी से बड़े हो गए, तो स्वयं माननीय मोदी जी ने भी ये कहा था कि माँ से बेटा कभी बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं अगर कहीं ना कहीं कोई न किसी समय आप माननीय इंद्रजीत सिंह जी से पूछते तो शायद वो इससे वो स्वयं असहमति जता देते। मुझे नहीं लगता कहीं इस प्रकार का विक्रम जी का कोई तात्पर्य था, कोई संदर्भ था। जब इसी बयान पर आपके दूसरे नेताओं से हमने उनकी राय जानने की कोशिश की तो फिर इतना बवाल क्यों हुआ? उन्होंने क्यों एक झटके से नकार दिया कि ऐसा नहीं है? राव इंद्रजीत सिंह की शख्सियत को सब जानते हैं, अहिरवाल में उनकी पैठ को भी सब समझते हैं, तो फिर स्वीकार करने में क्या झिझक है? नहीं, देखिए दोनों अलग अलग बातें हैं। व्यक्ति का महत्व कम हो ऐसा नहीं है। व्यक्ति का महत्व है, संगठन का महत्व है, कार्यकर्ताओं का महत्व है, और सब मिलकर एक दूसरे के पूरक हैं। कोई ये सारे मिलकर और तब जाके कोई विजय श्री प्राप्त होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कोई नेता का कोई भूमिका नहीं है ऐसा भी नहीं है, संगठन की भूमिका नहीं है ऐसा भी नहीं है,
कार्यकर्ताओं की भूमिका नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और मैं समझता हूँ स्वयं राव इंद्रजीत सिंह शब्द नहीं है ये विक्रम जी ने अति उत्साह में, और उस समय जिस प्रकार का वातावरण था, कार्यकर्ताओं में उल्लास था, उमंग था, उत्साह था, नारेबाजी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इस प्रकार की बात कभी कभी भाव तो कुछ होता है, आप मानते शब्द कि कुछ जो होते हैं। भावनाएं हैं वो अति उत्साह की वजह से आई। सतीश नांदल जी नैलो की तरफ से हमारे साथ जुड़े। सतीश नांदल जी कह रहे कि अति उत्साह में थे और ये बात कह दी। राज्य मंत्री है वो, एक सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, उनके शब्दों के बहुत मायने निकलते हैं। क्या आप नहीं मानते कि वाकई में कुछ सोच समझकर बोला गया है, या फिर जिस तरीके से वीर कुमार यादव जी कह रहे कि उत्साह में थे और कोई भी कार्यकर्ता ऐसे बोल सकता है? ये बिल्कुल सुदेश जी बड़ा सोच समझ के विक्रम जी ने इस बात को बोला है। और जहां तक यादव जी की बात, ये भी उनको कार्यकर्ता कह रहे थे, मैंने बीच में भी कहा था वो कार्यकर्ता नहीं, वो राज्य मंत्री हैं, उनके अंदर की ये भावनाएं थी। और मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा आपको, जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो ये विक्रम ठेकेदार जी की रैली में राव इंद्रजीत जी आए थे और उन्होंने स्टेज से एक बात कही थी कि अगर विक्रम जी अगर आप विधायक बन गए तो क्या मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा, एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा, आप सीट खाली कर देंगे? बिल्कुल। तो विक्रम जी ने खड़ा होकर एक बात कही थी, जी हां, अगर मैं विधायक बना और आप मुख्यमंत्री बनते तो मैं आपके लिए सीट खाली कर दूंगा। ये भावनाओं की बात उस टाइम थी और भावना की बात इस टाइम है। और इसी बात की वजह से मान के चलिए आप, विक्रम जी 2-2.5 वोटों से जीते थे, नहीं तो हमारे जगदीश यादव जी वहां से अपनी सीट निकाल रहे थे। तो ये बातें कैसी हैं कि जिस काम के लिए राव इंद्रजीत जी इस पार्टी में आए थे, पार्टी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, उसी का ये परिणाम है और अकेला वहां का परिणाम नहीं है। अभी यादव जी मोदी जी के पास गए थे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, संकेत आप समझ गए। सतीश नांदल जी का इशारा इस तरफ है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे लेकिन वो पद उनको नहीं मिला। अब उनके जो करीबी लोग थे, जो वफादार लोग थे, अब गाहे बगाहे ये बात उठाने लगे हैं कि अहिरवाल में जो जीत मिली है उसमें सबसे बड़ी भूमिका तो राव इंद्रजीत सिंह की है और अहिरवाल की सीटों के बिना बीजेपी सरकार नहीं बना सकती थी। देखिए, सच्चाई तो यही है कि बगैर अहिरवाल के सपोर्ट के भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती थी और भारतीय जनता पार्टी की बगैर राव इंद्रजीत के इतनी सीटें कभी नहीं आ सकती थी। और वीर कुमार जी कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत से पूछे, राव इंद्रजीत निश्चित तौर पे कहेंगे कि ये जीत जो है राव इंद्रजीत की वजह से है। वो ये कभी नहीं कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की अगर इतनी ताकत होती तो आज तक 2000 जब से हरियाणा बना है 46 साल से आज तक कभी इतनी सीटें नहीं आई। अगर भारतीय जनता पार्टी का इतना स्ट्रॉन्ग कैडर होता है इस दक्षिण हरियाणा में तो राव इंद्रजीत की कोई जरूरत ही नहीं होती। और आज राव इंद्रजीत बड़ी संकट में फंसे हुए हैं। अगर वो दक्षिण हरियाणा की चौधर का सवाल नहीं उठाएंगे तो लोग उनको माफ नहीं करेंगे। उन्होंने दक्षिण हरियाणा के लोगों को यह वायदा किया था कि मैं चौधर लेके आऊंगा, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी लेके आऊंगा। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ वीर कुमार यादव जी आपका ये सवाल एक बार पूछते हैं, ये चौधर की बात है यादव साहब, ये चौधर की बात है। अगर इस वक्त ये सवाल नहीं उठाया गया तो अगले चुनाव में वोट मांगने कैसे जाएंगे अपनी जनता के बीच में? बड़े बड़ी बातें कही थी राव इंद्रजीत सिंह ने और शायद आपकी पार्टी की तरफ से बहुत आश्वासन उनको मिले थे क्योंकि जरूरत थी आपको उस वक्त। संगठन की बातें आज आप इस दौर में करें लेकिन उस वक्त संगठन क्या था और आज संगठन क्या है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, शायद कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भूल गए होंगे, मुझे याद है जब राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में थे और जब वो भेदभाव क्षेत्रवाद की बात करते थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते थे, तो स्वयं कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा था कि राव इंद्रजीत के पल्ले क्या है। वो आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं, आज उनकी हैसियत है तो कांग्रेस के कारण से है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कृष्णमूर्ति हुड्डा का कि कम से कम उन्होंने भाजपा नेता की तारीफ की है, उनके वजूद को स्वीकार किया है और आज मैंने उनकी भूमिका को डिनाई नहीं किया है। राव इंद्रजीत सिंह बहुत बड़े कद के नेता हैं, उनका निश्चित तौर पर प्रभाव है अहिरवाल में, उनकी भूमिका है और उस भूमिका के कारण आज हमें बहुत राजनीतिक लाभ भी मिला है, कहीं दो मत नहीं है। लेकिन मैंने एक निवेदन किया है कि राव इंद्रजीत सिंह जी से भी कहेंगे तो वो स्वयं भी कहेंगे कि मेरी भूमिका तो है लेकिन पार्टी और कार्यकर्ताओं की भूमिका सब मिलाकर और ये विजयश्री प्राप्त हुई है। लेकिन मैं पुनः कृष्णमूर्ति जी को कहूंगा कि अच्छा है आज आप एक एक नेता के वजूद को पहचानने लगे, वरना कभी आप वीरेंद्र सिंह पर चोट करते थे, कभी कुमारी शैलजा पर बोलते थे, कभी राव इंद्रजीत पर बोलते थे, पिछले 2 दिन पहले तो आप कैप्टन अजय यादव पर भी बोलते थे। तो मेरा निवेदन ये है कि हम सब मिलकर
और तब पार्टी बनती है। उनमें सब किसी की भूमिका होती है, नेता की भी, कार्यकर्ता की भी, लेकिन जनता बाकी की भी। लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे। वीर कुमार यादव जी, आप शायद खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन बाकी नेता आपकी पार्टी के इस चीज पर खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। गोविंद ठुकराल जी, जिस तरीके से वीर कुमार यादव जी ने अपना पक्ष रखा कि ऐसा नहीं है, उनकी एक अहमियत जरूर है पार्टी में, लेकिन ये कह देना कि सिर्फ उनके बलबूते जीत मिली, ये भी ठीक नहीं है। देखिए, वीर कुमार यादव ने इन्होंने एक कंटेक्स्ट में बात को साफ कर दिया है जी, साफ रख दिया कि संगठन भी है, नेता भी हैं, दोनों को मिल के सरकार बनती। विजय जो प्राप्त हुई है ये दोनों के मिल से मिली, ये तो बात स्पष्ट हो गई। लेकिन सवाल यह है कि राव इंद्रजीत सिंह ऐसा असर्ट बार बार क्यों कर रहे हैं? कभी डिनर डिप्लोमेसी की बात है, कभी गुड़गांव स्मार्ट सिटी की बात है, कभी वो अपने आप को कहीं ना कहीं इग्नोर महसूस करते हैं। पिछला जो बजट सेशन था उस दौरान 2 बार आए और 2 बार उन्होंने एक बात छेड़ी कि चंडीगढ़ और जो इलाके हैं हरियाणा को मिलने वाले, या पानी का मसला है, जो रावी ब्यास का मसला है पंजाब के साथ उलझा हुआ है, इसको ठीक करने का कोई तरीका नहीं हमारा निकल रहा है। हमें भी पत्रकारों को ये लगा कि कोई नई डेवलपमेंट होने जा रही है जिसका हमें पता नहीं है। शायद नरेंद्र मोदी इस तरफ ध्यान दे रहे हैं और कुछ होने जा रहा है। इसी तरीके से जो मैंने पहले हाईकोर्ट वाली बात की, बेंच वाली बात की, वो अपने आप को अहीरवाल के लिए असर्ट करेंगे, तभी उनकी एग्जिस्टेंस ठीक रहेगी। नहीं तो फिर उनकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी तो केंद्र में मंत्री भी क्या रहेंगे। और वो बिल्कुल क्लियरली मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जितने चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं उतने वो हैं। वो कभी भी आप उनसे कहिए कि आ जाइए चंडीगढ़ में, आ जाइए मुख्यमंत्री बनिए, वो केंद्र के पद छोड़ के दोनों में से कोई भी आने को तैयार है। उससे पहले कांग्रेस में रहते हुए उनकी यही इच्छा थी, ये इच्छा थी और ये लड़ाई भी थी, ये इनका अपना संघर्ष भी था सभी का। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो सारा कैंपेन था उसमें राव इंद्रजीत शामिल थे। यहाँ उन्होंने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद भी उन्होंने कहा, वो काफी देर तक कांग्रेस पार्टी को इशारा करते रहे कि मुझे कुछ दे दीजिए, कुछ बना दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अंदर से बात उनकी बीजेपी के साथ भी चल रही थी। अब जो दक्षिण हरियाणा है उसमें बीजेपी की जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसको बीजेपी के जो समझदार लोग हैं वो स्वीकार करते हैं, लेकिन कृष्ण बेदी जैसे कुछ ऐसे सज्जन भी हैं जो इस बात को और तरह से देखते हैं कि संगठन ही संगठन है और लीडर कुछ नहीं है। जैसे इन्होंने कहा राम कुमार जी ने, वो बात सच के ज्यादा नजदीक है। लेकिन ये भी सच है कि ये नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं और मुख्यमंत्री बनना भी चाहेंगे और ये भी साबित करते रहेंगे लगातार कि हम ज्यादा काबिल हैं, ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। खींचतान रहेगी क्योंकि बड़े कद के नेता हैं, चाहे किसी पार्टी में रहे, 4 दशक तक कांग्रेस में रहे, उसके बाद अब बीजेपी में है, लेकिन ये खींचतान चलती रहेगी। गुरमीत जी, आपसे जानना चाहती हूँ, इससे पहले भी रेवाड़ी में जब मुख्यमंत्री गए थे दिसंबर में 2014 में, पहली रैली थी रेवाड़ी में उनकी, उस वक्त वो नहीं गए थे। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मुझे न्योता नहीं मिला, या नाराजगी उनकी पहले दिन से ही है, क्योंकि नॉन जाट को अगर आप वो मुख्यमंत्री पद दे रहे हैं तो उसमें सबसे पहले नाम उनका भी आना चाहिए। मनोहर लाल के बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन उनको बना दिया गया। इसके बाद लगातार कुछ कुछ ऐसी बातें होती रही कि उनकी नाराजगी बढ़ती रही। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी वीर कुमार यादव जी कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, कि आपको नहीं लगता कि ये वजह है और ये वजह आने वाले दिनों में जो रार है उसको ज्यादा बढ़ाकर पेश कर सकते हैं? देखिए, राष्ट्रीय दलों में हमेशा ही कई गुट एक साथ सक्रिय होते हैं। जो क्षेत्रीय दल हैं सुदेश, उनमें तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है ज्यादा, क्योंकि वो एक परिवार या एक जो जनरेशन है उसका एक लगातार एक कब्जा बहुत रहता है। जहां राष्ट्रीय दल होता है तो हाई कमान भी कोशिश करती है कि वो 3-4 नेताओं को प्रोजेक्ट करती रहे और एक बैलेंस रहे। चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस में आपने देखा कि भले हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन लगातार कभी उनको कोई तंग करता रहा, कभी कोई तंग करता, तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। दूसरा, मुख्यमंत्री पद की चाह होना, ये भी कोई जो लोग राजनीति में है, वीर कुमार यादव जी की भी इच्छा होगी, इसमें क्या बुरी बात है, अब इच्छा रखना कोई गलत नहीं है। दूसरी बात, जहां तक ये विवाद है, देखिए जो जैसे ठुकराल साहब ने कहा कि इन्होंने, वीर कुमार जी ने एक संतुलित भाषा का प्रयोग किया कि भाई उनकी एक प्रभाव क्षेत्र है, उतनी ही बात ठेकेदार जी ने थोड़ा ज्यादा जोश में कही। लेकिन जो इनके मंत्री, जैसे कृष्ण बेदी का हम बयान सुन रहे थे और लोग, उनको देखना है कि वो किस तरह से उस पर रिएक्ट करें, उनको रिएक्ट करने की पड़ी क्या है। इनके अध्यक्ष ने भी ठीक बयान दिया कि भाई सबका, वो बराला साहब का भी आपने स्टेटमेंट दिया, तो वो है। जहां तक है आने वाले समय में, देखिए ये लगातार सत्ता का संघर्ष चलता रहता है, उसमें सर्वाइवल की बात भी है। आदमी अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए लगातार कुछ ना कुछ कोशिश करता है, उसमें उसके अंदर जो राजनीति है वो भी उसके पीछे है। जहां तक हरियाणा में जीत की बात है, मैं इस तर्क से सहमत तो नहीं हूं कि केवल अहीरवाल की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। उत्तरी हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह साफ हुई है, अहीरवाल से भी ज्यादा अगर आप देखेंगे, कोई एक कैथल को छोड़ के कोई सीट ही नहीं आई है।
तो इसलिए यहाँ से वीरेंद्र सिंह जी अपना दावा कर सकते हैं, वो भी उत्तर हरियाणा की बात करते हैं। में उतनी सीटें नहीं जीत पाए जो जाटलैंड में तो कांग्रेस का होल्ड दावे किए थे, वो दावे पूरे नहीं हो पाए। उसके कंपैरिजन में अगर देखें हम अहिरवाल में ज्यादा अहिरवाल और नॉर्थन हरियाणा, जो अहिरवाल जो नॉन जाट एरिया जो है, ये वाला एरिया जहाँ से उन्होंने करनाल से फाइनली मुख्यमंत्री बनाए, वहां से मंत्री भी ज्यादा बने। 23 सीटें वहां से निकाली। सभी लोग तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे इन्होंने खुद माना कि उनका एक बहुत बड़ी भूमिका है, और वो उनकी जो बात है, जो आप कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत ऐसा क्यों करते हैं, देखिए राव इंद्रजीत और वीरेंद्र सिंह संयोग से दोनों आज बीजेपी में दोनों नेताओं की एक ही खूबी है कि वो लोग बहुत ज्यादा लुका छिपा के बात करते नहीं, मतलब उनकी नाराजगी उनकी शक्ल पे आ जाती है। जो वीरेंद्र सिंह जी के लिए भी ऐसा कहा जाता था कि वो अपने मन में बात नहीं पचा पाते हैं, जो कि पॉलिटिक्स में कई बार बहुत जरूरी होता है और इसकी वजह से कई बार नुकसान भी हो जाता है। राव इंद्रजीत भी बड़ा खुल के, उन्होंने कांग्रेस में भी ऐसे नाराजगी जताई थी। वो बहुत ज्यादा टिपिकल जो श्रूड पॉलिटिशियन की श्रेणी है उसमें नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बहुत सरल व्यक्ति होंगे, राजनीति में सरल तो कोई कार्यकर्ता नहीं हो सकता, लेकिन उस श्रेणी के नहीं है, इसलिए वो अपनी नाराजगी वो जाहिर होती रहती है। वो भारतीय जनता पार्टी को अब हैंडल कैसे करनी है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सोचना पड़ेगा। वीर कुमार यादव से एक बार सवाल मैं करना चाहती हूँ, आपको रुकना चाहूंगी गुरमीत जी। वीर कुमार यादव जी, क्या इस रार से या फिर मुखर होते राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों से हम ये संकेत लें, ये संदेश लेने की कोशिश करें कि राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में चले गए हैं तो एक कोशिश उनकी रहती कि प्रदेश में उनका जो वर्चस्व है वो कम ना हो, और गाहे बगाहे वो ऐसी चीजें कर देते हैं या उनके समर्थक कर देते हैं, अपनी ताकत का एहसास वो कराना नहीं भूलते। क्या इससे आपकी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं? क्योंकि उससे पहले विज की बात हो या अश्विनी चोपड़ा की बात हो, वो भी कई बार आपकी पार्टी के लिए, आपके मुख्यमंत्री के लिए सरदर्दी पैदा कर चुके हैं। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, जो भी माननीय ठुकराल जी ने एक बात कही कि रावी व्यास के पानी की, कोई भी जनप्रतिनिधि जिस क्षेत्र से संबंध रहता है उस क्षेत्र की जनता की चिंता करता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। केवल राव इंद्रजीत सिंह नहीं, आज राव नरवीर जब पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रहे, उनके पास ये महकमा था। मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा बजट उन्होंने, दक्षिण हरियाणा में वाटर लेवल नीचे चला गया है, इसलिए केवल और केवल महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, ये जो क्षेत्र है जहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, तो राव नरवीर सिंह ने अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा वहां पीने के पानी उपलब्ध हो, इसके लिए अनेक परियोजना बनाई है। आने वाले दिनों में वो आपके सामने आएंगे, उनका उद्घाटन होगा। तो केवल राव इंद्रजीत सिंह नहीं, जो भी अहिरवाल के नेता हैं, जो क्षेत्र के नेता हैं, और मैं ये कहता हूँ जो जहां के नेता हैं, स्वाभाविक रूप से जिस जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि चुना है, वहां की समस्याओं को उजागर करना उनका नैतिक भी और राजनीतिक भी कर्तव्य बनता है। लेकिन यहाँ पर एक बात दूसरी है, राव इंद्रजीत सिंह को लगता है कि अभी भी क्षेत्रवाद हावी है और उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। स्मार्ट सिटी का मसला था, गुड़गांव की जगह फरीदाबाद का नाम आगे कर दिया गया, उनको इसकी भी तकलीफ थी, और उमेश अग्रवाल से बाकायदा उनकी मुलाकात भी हुई है। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह इस बारे में पत्र लिखा, बिल्कुल ठीक बात है। माननीय मुख्यमंत्री ने एक बात बड़ी स्पष्ट की कि इसके लिए पैरामीटर तय था, जो भी मानदंड था इसके लिए, उसके आधार पर स्मार्ट सिटी बनाई गई है। लेकिन फिर मैं वही बात निवेदन कर रहा हूं, कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी जनता के लिए काम करता है, मुद्दे उठाता है, समस्याओं को निदान समाधान करने का प्रयास करता है। अब वो कितना सफल होता अलग बात है। तो अपने सरकार से, मुख्यमंत्री से पत्र लिखना, निवेदन करना, आग्रह करना, ये कहीं भी इस प्रकार की कंट्राडिक्शन नहीं है, यहीं कहीं विरोधाभास नहीं है। हमारे हर कोई नेता, लेकिन बयानों में विरोधाभास क्यों है? इसी मुद्दे पर आपकी पार्टी का हर नेता अलग बयानबाजी क्यों कर रहा है? नहीं, कहा मैंने निवेदन किया, केवल एक ही संयोग से एक ये आपके सामने एपिसोड आया है। इससे पहले हम सब मिलकर अहिरवाल के, मैंने पहले निवेदन किया, राव नरवीर जी हमारे सीएम की रैली में गए, आपने कहा कि वो पहली रैली में नहीं गए। जहां तक मुझे ध्यान है, आपको मैं करेक्ट कर दूं, वो विदेश यात्रा पर औपचारिक कार्यक्रम में गए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने साफ किया। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप रेवाड़ी रैली में क्यों नहीं पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुझे न्योता नहीं मिला। हो सकता है कि उनको इसलिए निमंत्रण नहीं दिया होगा, वो ऑलरेडी विदेश में कार्यक्रम तय था और ये राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम थे। उस समय हमारे कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री, वो भी विदेश में थे, हमारे दूसरे मंत्री दूसरे प्रदेशों में थे, केवल चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ थे। बाकी मंत्रियों की ड्यूटी जो है, हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने अलग अलग, किसी ने विदेश में, किसी ने दूसरे स्टेट में लगाई थी। मैं नहीं समझता कहीं कोई कंट्राडिक्शन है, कहीं मतभेद है, कहीं किसी बात का दुराव है। हम सब एक मत हैं, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र की चिंता लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम यही चर्चा करेंगे कि क्या सब कुछ एक मत है, क्या सभी नेता पार्टी संगठन से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बयानबाजी हो रही है वो ऐसा संकेत बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि एक बार सवाल उठा विक्रम यादव की तरफ से कि जो अहिरवाल में जीत नसीब हुई है बीजेपी को, उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका राव इंद्रजीत सिंह की है, तो दूसरे नेताओं को, दूसरे मंत्रियों को यह बात बिल्कुल रास नहीं आई। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लगातार हमारी बहस जारी रहेगी।
बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बिग बुलेटिन में। हम आज बहस करें बीजेपी के भीतर मचे युद्ध पर, या यूं कहें कि बीजेपी के भीतर अभी सब कुछ ठीक नहीं है। करीब 10 महीने सरकार को बने हुए हैं, लेकिन अभी से जीत का श्रेय लेना या यूं कहें कि ताकत दिखाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अहिरवाल में जीत किसकी वजह से मिली, ये सवाल उठने लगा है। और इस वक्त में सवाल क्यों उठा है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए। सबसे पहले मैं जाऊंगी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, ये सवाल उठा अहिरवाल की तरफ से, वहां से कहा गया कि अहिरवाल में गहरी पैठ रखते राव इंद्रजीत सिंह, और जो बीजेपी को जीत मिली है संगठन की वजह से नहीं, राव इंद्रजीत सिंह की वजह से मिली है। ऐसी बातें पहले भी होती रही हैं, अपनी ताकत दिखाते रहे राव इंद्रजीत सिंह। जब आपकी पार्टी में, आपकी सरकार में थे तो नाकों चने चबवाए थे वहां पर भी, लेकिन बीजेपी में रहते हुए, बीजेपी की सरकार में आपको नहीं लगता कि 10 महीने में वो बुखर हो गए हैं? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले तो वीर कुमार यादव जी की इस बात का खंडन करता हूं कि मैंने कभी राव इंद्रजीत का विरोध नहीं किया। वो कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते थे तो मैंने कोशिश की थी उनका और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पैचअप करवाने की, मैंने हमेशा कोशिश की। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह और वीरेंद्र सिंह ये बहुत एम्बिशियस लीडर हैं। अगर ये दोनों चीफ मिनिस्टर नहीं बने तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आफत खड़ी कर देंगे। ये कोई न किसी बहाने से कोई न कोई पंगा करेंगे। आज राव इंद्रजीत सिंह के लिए गुड़गांव स्मार्ट सिटी बनना कोई इशू नहीं है। आज अगर चीफ मिनिस्टर बना दोगे तो गुड़गांव स्मार्ट सिटी भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। और अगर उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया तो निश्चित तौर पे भेदभाव की आवाज उठाएंगे गुड़गांव दक्षिण हरियाणा के साथ। और दक्षिण हरियाणा में पहली बार इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी आई है। एक बार आपकी बात पर चलते हैं वीर कुमार यादव जी के पास। वीर कुमार यादव जी, लंबा अनुभव रहा है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी के साथ राव इंद्रजीत सिंह का, तो अपने अनुभव के आधार पर वो आपको शायद सलाह दे रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अगर उनको जो उनकी महत्वाकांक्षा अगर वो पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बीजेपी को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। सीधी बात कर रहे हैं वो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, वो पद उनको मिला नहीं, अब तकलीफ तो बीजेपी को वो जरूर देंगे। भाजपा के प्रति उनकी चिंता के लिए मैं फिर उनका अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन माननीय हुड्डा साहब, विपक्ष में तो लोग एकजुट होते हैं, सत्ता पक्ष में कभी कभी कहते हैं भाई इसमें तो नशा हो गया। आप क्या तो पहले दिन तंवर जी जाते हैं, अगले दिन हुड्डा साहब पधार जाते हैं। हुड्डा साहब अगर यात्रा करते हैं, तंवर जी कहते हैं उनकी निजी यात्रा है, व्यक्तिगत यात्रा है। तो कम से कम आप अपने संगठन पर ज्यादा चिंता करेंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। और जिस प्रकार की आज दुर्गति है, एक कॉर्नर में यानी आपके देखिए प्रदेश अध्यक्ष बैठक बुलाते हैं, विधायक चुने हुए विधायक वो बैठक में नहीं जाते हैं। दूसरी दिन जब हुड्डा साहब कोई कार्यक्रम करते हैं तो सारा जमघट वहां हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि आपने हमारे प्रति चिंता व्यक्त की, धन्यवाद, स्वागत आपका। लेकिन थोड़ा सा अपने घर की चिंता कर लीजिए, कांग्रेस की चिंता कर लीजिए। वहां अंतर्द्वंद चल रहा है, वो सड़कों पर आ गए हैं। आप देखिए पगड़ी पहनकर कौन जाएंगे, वो गिनती होगी। वो कहते पीली पगड़ी पहनी है, वो कहते नहीं टोपी पहनी है। क्या था ये? तो मैं कहता हूं हुड्डा साहब, जो कांग्रेस में जो आज जिस प्रकार की हालात है वो कभी किसी राजनीतिक दल में हुई नहीं। और ये हालत तब है जब लोगों ने आपके सामने शीशा दिखाया। राजनीतिक दृष्टि से संगठन को चिंता आप करिए, अच्छी बात है। हमारे यहाँ एक बार स्पीच नंदा जी के पास चलते हैं, शायद वो कुछ कहना चाहते हैं। जी नंदा साहब बताएंगे आपको। हेलो, ये बात कब नहीं की आपने? स्पीच नंदा जी पहले भी यही बोलते थे। सुदेश जी, मेरा ख्याल से वीर कुमार जी को आप ज्यादा समय दे रहे हैं और ये बातों को घुमा रहे हैं। सत्य बात ये है, नहीं बोलिए, आपके पास ही वक्त है जी, बोलिए। अश्वनी चोपड़ा जी का और मुख्यमंत्री जी खट्टर जी का आपस में विवाद है। रतनलाल कटारिया जी का, अनिल विज जी का विवाद है। एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी की रैली के अंदर से अश्वनी चोपड़ा जी उठ के चले गए थे। इधर धर्मवीर जो भिवानी से धर्मवीर जी अपने सांसद हैं, उनका विवाद है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि बीजेपी का कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिले के अंदर कोई स्वार्थपूर्ण बात नहीं है और उसके पीछे इनका नाकाम शासन है। जो इन्होंने 9 महीने से जनता जनार्दन के साथ अन्याय किया है। कर्मचारी हो, व्यापारी हो, एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो प्रदेश के अंदर आज त्राहिमाम नहीं कर रहा हो। हम बात तो राव इंद्रजीत जी की करते हैं, सिर्फ इसकी बात करते हैं कि भाई अहिरवाल में क्या चीज चल रही है, लेकिन पा रही बीजेपी इस पर बहस कर रहे हैं।
बीजेपी नेताओं को खुश करने की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जनता की आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे। इनका प्रशासनिक या इनका उनको ज्ञान नहीं है, शासन चलाने का ज्ञान नहीं है। ये सारी बातें जनता के सामने आ चुकी हैं। 9 महीने से थोड़ा सा ऊपर टाइम इनका हुआ है। ये बात जनता के बीच में पहुंच चुकी है और जनता पहचान चुकी, जान चुकी, देख चुकी कि बीजेपी के अंदर जो ये कहीं करोड़ा सवाल करेंगे। वीर कुमार यादव जी हमारे साथ हैं, लेकिन फिलहाल गोविंद ठुकराल जी से मैं सवाल कर लूं। गोविंद ठुकराल जी, जिस तरीके से ये बातें सामने आने लगी हैं, एक के बाद एक बातें सामने आती हैं, इससे लगता है कि बीजेपी के बीच में वाकई में कुछ दिक्कत है और जो नेता जिस तरीके से उम्मीदों को लेकर आए थे वो पूरी नहीं होती नजर आ रही। देखिए, एक तो जो मिनिस्ट्री है इनकी, जो मंत्रिमंडल है, उसमें भी पूरा कोहेजन नहीं है। उसमें आपके अंबाला के जो विधायक हैं, सेहत मंत्री हैं अनिल विज जी, उनका सोच और उनका काम और तरीके का है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का काम और सोबर और ठंडे दिमाग से करने का है। तो आपस में लगता है कि काफ़ी कई जगह भिड़ जाते हैं। फंक्शन यहाँ होना है, मैंने जाना है, नहीं जाना है, छोटी छोटी बात पे भी अड़ जाते हैं। सवाल यह है कि 4 MP कम से कम, चौधरी वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत और आपके करनाल के अश्विनी चोपड़ा और धर्मवीर जी, ये 4 MP तो कुछ ना कुछ बातें लगातार कहते आ रहे हैं। सवाल यह कि ये चारों MP बाहर से आए हैं, इनके RSS के और बीजेपी के हार्डकोर जो संगठन है उससे निकल के नहीं आए। तो एक तो समस्या हो सकती है ये हो। ठकुराल जी, कटारिया जी तो आए, कटारिया जी भी खिलाफ बोलते हैं इनके। सरकार की जो कारगुजारी है ना, सरकार की जो कारगुजारी है उस पर बहुत निर्भर करेगा। अगर कारगुजारी अच्छी है, इन्होंने जो वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में उनको पूरा करते हैं, मनोहर लाल खट्टर की पैंठ बनती है, तो ये नेता थोड़े कमजोर रहेंगे। अगर वो कमजोर वो अचीव नहीं कर पाते और उनकी पैंठ नहीं बनती तो ये नेता आगे निकलेंगे। ये तो बैलेंस इम्बैलेंस होता रहेगा, ये लगातार चलेगा। ये आपको 3, 4, 5 साल तक नजर आएगा लगातार। कभी ज्यादा बढ़ जाएगा, कभी थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन होगा, क्योंकि पावर टसल, पावर स्ट्रगल और सबके एम्बिशन जो है ना, वो कभी ना कभी टकराते हैं, कभी मिलते हैं। लेकिन गुरमीत जी, जो बात हम कांग्रेस में किया करते थे, यही नेता थे जो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, कांग्रेस में रहते हुए बोलते थे। लेकिन अब तो पार्टी बदल गई, सरकार बना दी। जो ये दावा करते थे कि हम कांग्रेस से निकलकर दूसरी पार्टी में सरकार बनाएंगे, अब 10 महीने का वक्त ही हुआ है। इतने मुखर होकर बोलने से क्या हम माने कि आने वाले दिनों में क्या बीजेपी के लिए बहुत भारी सरदर्दी साबित हो जाएंगे नेता? नहीं, देखिए, बीजेपी के लिए सरदर्दी तो चल रही है लगातार, उसको मुझे कोई मानने में हिचक नहीं है। एक नहीं, कई मुद्दे चल रहे हैं। सेंटर की तो छोड़िए, आपस में ही मंत्रियों की जिस तरह से बातें चल रही हैं, क्योंकि वजह ये थी सुदेश की भारतीय जनता पार्टी में कोई एक नेता कोई एकदम ऐसा नहीं था कि जो सबसे बड़ा हो, मतलब बाकियों की तुलना में बहुत नहीं था बीजेपी के चेहरा, इन सेंस की रामविलास शर्मा जी भी दावेदार थे, अनिल विज जी दावेदार थे। बहुत लोग कहते हैं कि ये सब जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे वही कारण है। पर एक, लेकिन मैं बात से अभी हमें लगता है कि हमें इस पे थोड़ा हमें जल्दबाजी इसलिए नहीं करनी चाहिए। देखिए, राजनीति में ये तो शय और मात का खेल है। आप एक कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे खींचते हैं। ये लोग नेता लोग अपना तोलते रहेंगे, लेकिन बहुत बड़ा खतरा ये पैदा करेंगे, वो इसलिए मैं नहीं मानता क्योंकि दोनों के पास अभी, अगर हम देखें, राव इंद्रजीत के पास और वीरेंद्र सिंह के पास, दोनों के पास केंद्र में मंत्री का पद है। तो अगर वो जब बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो ऐसा नहीं होता कि आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं। नेता लोग बहुत चतुर होते हैं, एम्बिशन उनकी है, महत्वाकांक्षा उनकी है, पर एंड में वो एक एक चीज को तोल के देखेंगे, कितना चलना है, कितना आगे चलना। अब एक मान लो विक्रम जी ने बयान दे दिया। जी, वक्त कम है। एक आखिरी सवाल मैं वीर कुमार यादव जी से पूछना चाहती हूँ। वीर कुमार यादव जी, बड़ी उम्मीदें प्रदेश की जनता को थी जब बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन अब लगता है जिस तरीके से आपके नेता बयानबाजी कर रहे हैं और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि जनता की उम्मीदें तो बाद में पूरी होंगी, आपके नेताओं की उम्मीदें आपकी पार्टी से, आपकी सरकार से पूरी नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है। जब भी कोई अच्छा भवन बनाया जाता है तो मजबूत नींव का होना जरूरी है, और जब नींव मजबूत बनाई जाती है, नींव नजर नहीं आती। नजर का बात है, माफ कीजिए यादव साहब, नींव ही तो नहीं है, मजबूत हो रहा है। आपकी पार्टी की नींव ही नहीं है, नींव ही बहुत कच्ची है। बहुत चीजें ऐसी हैं जो ठीक की जा रही है, यानी मूलभूत ढांचा जो है, आधारभूत ढांचा को मजबूत किया जा रहा है, तो उनके रिजल्ट्स आने में थोड़ा समय लगेगा। आप थोड़ा समय इनका इंतजार कीजिए। जो लोगों की अपेक्षाएं थी उन पर खरा उतरेंगे
और जो लोगों ने सोचा था, विचार किया था, अपेक्षाएं थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी बहस में जुड़ने के लिए। सवाल तो अभी भी वही बना हुआ कि आकर थमेगी। जिस तरीके से वीर कुमार यादव जी ने कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नजर क्यों नहीं आ रहा। वो कहते कि जनता की उम्मीदें पूरी होंगी, लेकिन इनके नेताओं की उम्मीदें कब पूरी होंगी। जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह गाहे बगाहे अपनी बात रखते हैं और अपनी ताकत का एहसास कराने से नहीं चूकते हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में बीजेपी में जो अंतर्कलह शुरू हुई है उसका रूप ज्यादा बड़ा हो सके और बीजेपी के लिए, बीजेपी संगठन के लिए, बीजेपी सरकार के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ जाएं। तो बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।